नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ और नए एमसीक्यूज लगाएंगे, कुछ उसके आगे के, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको भी लास्ट तक देखें वीडियो को। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करें अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या फिर आप किस टॉपिक पर और प्रश्न चाहते हैं, ये हमें कमेंट के थ्रू सूचित कर दिया करें, जैसे कि हम और एमसीक्यूज आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आ सकें। बढ़ते हैं आज के पहले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है हमारा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। होम्योस्टैसिस, समस्थिति, संरचनावाद, डार्विनवाद या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि टालकट पार्सन्स की जो एनालिसिस है या टालकट पार्सन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका समस्थिति है, होम्योस्टैसिस, क्योंकि वो एक हार्डकोर फंक्शनलिस्ट थे टालकट पार्सन्स, इसलिए वो होम्योस्टैसिस की बात करते हैं, एक समान स्थिति की बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ट्राई सिस्टम या ट्राई लेयर मॉडल का जो सुझाव था वो किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं काका कालेलकर समिति, जयप्रकाश नारायण समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर साइमन कमीशन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आंसर करके कि इन चारों में से पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो 3 स्तर कौन से थे, किन किन स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है। संपूर्ण जनसंख्या में युवा पुरुषों और युवा महिलाओं का अंतर, संपूर्ण जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अंतर, महिलाओं और पुरुषों के बीच का संबंध, या फिर किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। टोटल पॉपुलेशन में कितने आपके एडल्ट मेल हैं और कितने एडल्ट फीमेल हैं, ये सही है, या फिर टोटल पॉपुलेशन में कितने मेल और कितने फीमेल हैं, ये सही है, या फिर महिलाओं और पुरुषों के बीच क्या संबंध है, ये लिंगानुपात कहलाता है, या फिर किसी पॉपुलेशन में पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, इससे लिंगानुपात कहते हैं। बिल्कुल सही, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि भारत में किस वर्ष जनसंख्या की समस्या तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया था। भारत में किस वर्ष जनसंख्या की समस्या को पहचान तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी कार्यक्रम अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो 1952 हो जाएगा। 1952 में एक परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें कि लोगों को जागरूक भी किया गया था और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जेंडर एंड सोसाइटी से है। प्रश्न है आपका कि थर्ड वेव से कौन संबंधित है। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, आपने पढ़ा होगा जेंडर के पेपर में कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से कौन रिलेटेड है। ए टॉफलर, डेनियल बेल, मैनुअल कैसल या फिर पी ड्रकर। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे थिंकर हैं हमारे इन चारों में से जो कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसे कि हम लोग तृतीय लहर भी कहते हैं, थर्ड वेव को
आपको बताना है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म से कौन रिलेटेड है इन चारों में से। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो ए टॉफलर हो जाएगा। ए टॉफलर इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है। जब हम जेंडर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, लिंग भिन्नता की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्न पूछ रहा है कि लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पहला है आपका महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या फिर श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या फिर लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, या फिर लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। किस चीज की हम बात करते हैं जब हम लिंग भिन्नता शब्द का प्रयोग करते हैं? जैविक भिन्नता की, आर्थिक भिन्नता की, या फिर श्वेत और अश्वेत भिन्नता की, या फिर सामाजिक एवं वैचारिक सामाजिक भिन्नता की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सामाजिक और वैचारिक भिन्नता हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में हम सबसे ज्यादा जो मतभेद है या सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है या लिंग भिन्नता जिसको हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें वैचारिक और सामाजिक भिन्नताओं के आधार पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन पूर्ण गरीबी से संबंधित है? टोटल पॉवर्टी की बात है। निम्नलिखित में से कौन टोटल गरीबी से संबंधित है? पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? आपको पता होना चाहिए पूर्ण गरीबी क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी रेखा, डेप्रीवेशन इंडेक्स, मटेरियल डेप्रीवेशन, या फिर नन ऑफ दीज? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा मटेरियल डेप्रीवेशन हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल डेप्रीवेशन एक इस तरह की गरीबी होती है, किस तरह की वंचना होती है जिसमें कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल पाती। इसे हम लोग मटेरियल डेप्रीवेशन कहते हैं। पूर्ण गरीबी सॉरी, ये पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसमें बेसिक चीजें नहीं मिल पाती हमें, तो इसलिए ये हमारा जो है मटेरियल डेप्रीवेशन पूर्ण गरीबी से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। रेडफील्ड के अनुसार समुदाय की विशेषता नहीं है। समरूपता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता, या फिर द्वितीयक संबंध, इनमें से कौन रेडफील्ड के अकॉर्डिंग लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लिटिल कम्युनिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? समरूपता होती है, विशिष्टता भी होती है, आत्मनिर्भरता भी होती है, हालांकि द्वितीयक संबंध लघु समुदायों में नहीं पाए जाते। तो इसलिए हमारा जो ये वाला आंसर है द्वितीयक संबंध, ये हमारा यहां पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ और नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ये कथन किसका है? सिल्स का, रॉस का, बोगार्डस का, या फिर जिमरमैन का? ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ और नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ये कथन किसका है? बिल्कुल सही, ये रॉस का कथन है। ये रॉस का कहना है कि जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें हम बचत पर ध्यान देते हैं और नगरीय जीवन में हम खर्चे पर, शो ऑफ पर, या फिर अपनी लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका क्या कहलाता है? यह प्रश्न पूछा गया है एक बार और। आपको बताना है कि धार्मिक क्रियाओं को निर्धारित करने का एक तरीका क्या कहलाता है? धर्म, अनुष्ठान, जीवन यात्रा संस्कार, या समारोह? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूजीसी में आया हुआ प्रश्न है। धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका क्या कहलाता है? धर्म, अनुष्ठान, जीवन यात्रा संस्कार, या फिर समारोह? बिल्कुल सही, जो इसका राइट आंसर है वो जीवन यात्रा संस्कार है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो जीवन यात्रा संस्कार है इससे कौन से थिंकर रिलेटेड हैं।
कौन है जो जीवन यात्रा संस्कार से जिसका नाम जुड़ा हुआ है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास, किसने कहा है? ये किसका कथन है? इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान इतिहास। सरल शब्दों में बोलें तो हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री। किसने कहा है? क्रोबर ने, हार्वर्ड ने, पेरेटो ने या फिर बियरस्टेट ने? राइट आंसर बताना है आपको। जो इसका राइट आंसर है वो आपका हार्वर्ड है। हार्वर्ड कहते थे कि जो इतिहास है वो हमारा पास्ट सोशियोलॉजी है और जो सोशियोलॉजी है यही आगे चल के हमारा इतिहास बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में उन्होंने रिलेशंस बताए हैं कि इतिहास भी जब प्रेजेंट रहता है तो कभी ना कभी तो वो सोशियोलॉजी था, हालांकि बाद में वो इतिहास बन गया। इसी तरह से जो आज प्रेजेंट है कभी ना कभी उसका अध्ययन हम इतिहास में करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से संबंधित है। पॉपुलेशन पिरामिड आपने देखा होगा ऐसा करके बना होता है। पॉपुलेशन पिरामिड किससे संबंधित है? दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकी रेट, या दी गई जनसंख्या की आयुलिंग संरचना, या फिर दी गई जनसंख्या का वृद्धि दर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना। पॉपुलेशन पिरामिड में हम लोग इसे बताते हैं। दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी? बहुत ही फेमस बुक है। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एलेक्स इंकल्स, टॉनीज, कार्ल मैनहीम या फिर ऑगस्ट कॉम्ट? व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एलेक्स इंकल्स की पुस्तक है ये, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल्स की बुक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगरीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी? नगरीय समाजशास्त्र, नगरीय जो अर्बन सोशियोलॉजी हमारी है, इसका पिता किसे कहते हैं? लुइस वर्थ को, ममफोर्ड को, रॉबर्ट ई पार्क को या फिर जॉर्ज सिमेल को? नगरीय समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है आज के सारे। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा रॉबर्ट ई पार्क हो जाएगा। रॉबर्ट ई पार्क इसका राइट आंसर है। नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहते हैं उन्हें, अर्बन सोशियोलॉजी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न दशाओं से गुजरते हैं। हम जानते हैं कि जो सारी कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न दशाओं से गुजरती हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी अवस्था नहीं है जिससे कि कोई भी देश गुजरता हो? जनसंख्या विस्फोट, स्थिर स्थिति, जनसंख्या स्थिरता या फिर इष्टतम अवस्था? जनसंख्या विस्फोट, स्थिर स्थिति, जनसंख्या स्थिरता या फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन? बिल्कुल सही जवाब। जो इसका राइट आंसर है हमारा, तो हमारा इष्टतम अवस्था है। कोई भी कंट्री ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्टेज पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ही बनी रहती है। स्थिर स्थिति तो आ सकती है कि बहुत बर्थ रेट पे कंट्रोल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो इष्टतम ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो स्टेज होती है उसको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इष्टतम स्टेज पर कोई नहीं पहुंच पाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, कुछ निश्चित मात्रा में एकजुटता के साथ सामाजिक कार्य करना, कोई शिकायत अभिव्यक्ति द्वारा एक सामूहिक कृत्य,
एक श्रमिक द्वारा कार्य बंद कर देना, या फिर औद्योगिक संघर्ष का नियंत्रित स्वरूप। ध्यान रहे कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है। अब आपको औद्योगिक हड़ताल का कौन सा लक्षण इन चारों में से नहीं लगता है, यह आपको बताना है। भाई कुछ निश्चित मात्रा में एकजुटता के साथ तो जब सब करेंगे तो ये तो इस हिसाब से सही हो जाता है। शिकायत अभिव्यक्ति द्वारा एक सामूहिक कृत्य करेंगे, ये भी सही है। कंप्लेन करेंगे और उसके खिलाफ सभी लोग अपोज करेंगे उसको। हालांकि एक श्रमिक अगर कार्य बंद कर देता है तो इसे हम हड़ताल तो नहीं मानेंगे, है ना जी। इसे हम हड़ताल के अंतर्गत, ये जो स्ट्राइक हमारी होती है, जब तक सभी लोग एक साथ मिलकर के ना करें, काम ठप ना करें, तब तक हम इसे स्ट्राइक नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो एक श्रमिक द्वारा कार्य बंद कर देना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे प्रक्रिया अथवा नियम जिनका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे कुछ नियम सोसाइटी में होते हैं जिनका पालन करने की आपसे आशा की जाती है, या ऐसा माना जाता है कि आप उनका पालन करेंगे। और अपेक्षित का मतलब आपको कहीं ना कहीं वो उनका पालन करना पड़ता है। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उनका पालन करेंगे। कौन है सही ऑप्शन? प्रतिमान, मूल्य, संस्थाएं या फिर समूह व्यवहार। आंसर बताइए इसका कि जिन नियमों का पालन अपेक्षित होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं, मूल्य कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं, या फिर समूह व्यवहार कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा प्रतिमान हो जाएगा। जो हमारे प्रतिमान होते हैं उनकी हमसे आशा की जाती है कि हम उन प्रतिमानों का पालन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली, रिसर्च से क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली, सैंपलिंग मेथड, प्रतिदर्श प्रणाली को हम लोग सैंपलिंग मेथड कहते हैं, कौन सी सैंपलिंग मेथड ऐसी होती है जिसमें जो हमारा इकाइयां होती हैं, यूनिट जो हमारी होती हैं, उनकी समान संख्या का चयन प्रत्येक उप श्रेणी से किया जाता है? बहुत ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, थोड़ा सा टेक्निकल है। ऐसी कौन सी हमारी सैंपलिंग होती है जिसमें इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उप श्रेणी से? ध्यान रहेगा बिल्कुल, यहाँ पे जिसमें एक छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, इन पे आपको ध्यान देना होता है। इकाइयों की समान संख्या प्रत्येक उप श्रेणी से, ये दो इसमें आपको टर्म पकड़ने हैं। समान संख्या भी चयन करनी है और प्रत्येक उप श्रेणी से भी चयन करना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, आनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, या फिर गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन हो जाएगा। क्योंकि हम कई सारी मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं और जितनी हमें जिस स्टेज से जरूरत होती है हम वहां से उतना ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें किसी गांव की स्टडी करनी है और हमें पता है कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 4 कॉलम हमने बना लिए और इन चारों कॉलम में से हमें पता है कि इसमें से हमें 8 लेने हैं, इसमें से हमें 6 लेने हैं, इसमें से हमें 4 लेने हैं और इसमें से 1 कैंडिडेट लेना है ना, या 2 लेने हैं, इस तरह से। तो कहने का मतलब हम हर कैटेगरी से हम कुछ ना कुछ सैंपल ले रहे हैं और वो बराबर भी नहीं है ना। तो गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन इसे कहेंगे। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है क्या कहलाता है? जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न आज का, बोस्टल स्कूल
या रिमांड होम किनके सुधार के लिए होते हैं? बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किनके सुधार के लिए होते हैं? वयस्क अपराधी, अभ्यस्त अपराधी, किशोर अपराधी या फिर कठोर अपराधी? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा हो जाएगा किशोर अपराधी। जो हमारे किशोर अपराधी उन्हें रिमांड होम भेजा जाता है, सुधार गृह जिसे हम लोग कहते हैं। सुधार गृह में उन्हें ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सुधर जाएंगे, और उन्हें चूंकि वो वयस्क नहीं होते, किशोर होते हैं, इसलिए हम उन्हें जेल ना भेज करके सुधार गृह भेजते हैं। तो बॉस्टल स्कूल और रिमांड होम किशोर अपराधियों के सुधार के लिए होते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कल हम लोग और नए प्रश्न लगाएंगे। जिस टॉपिक पर आपको प्रश्न चाहिए वो हमें बताइए, हम वो प्रश्न लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।